Good morning, my dear students, and welcome back to online classes of Royal International School. I am going to start subject history of class 12th, and first chapter is still going on, named The Glorious Past of India. In this chapter, we have studied sources of history. Literary sources we have completed. Literary sources of history divided into three parts: रिलीजियस लिटरेरी सोर्स, नॉन रिलीजियस लिटरेरी सोर्स एंड डायनेस्टिक नैरेटिव्स। जो लिटरेरी सोर्स है वो तीन पार्ट में डिवाइडेड है। वैसे ऑल ओवर जो सोर्सेज हैं टू नो हिस्ट्री या हिस्ट्री के जो सोर्सेज हैं उसको टू पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, लिटरेरी सोर्स एंड आर्कियोलॉजिकल सोर्स। एंड जो लिटरेरी सोर्स है उसको फिर से तीन पार्ट में डिवाइड करते हैं, रिलीजियस, नॉन रिलीजियस एंड डायनेस्टिक नैरेटिव्स। मैं फिर से स्ट्रक्चर बना रही हूँ, सोर्सेस ऑफ हिस्ट्री। जो मेन सोर्सेस है हिस्ट्री के वो टू हैं। टू मेन सोर्सेस कौन कौन से हैं? पहला है आर्कियोलॉजी, आर्कियोलॉजिकल सोर्स, और जो सेकंड है वो है लिटरेरी सोर्स, लिटरेरी सोर्स। लिटरेरी सोर्स कैन बी डिवाइड इनटू थ्री पार्ट्स। लिटरेरी सोर्स को आगे फिर से हम फर्दर कर सकते हैं थ्री पार्ट्स में, रिलीजियस, रिलीजियस, नॉन रिलीजियस एंड डायनेस्टिक नैरेटिव्स। और जो थर्ड है वो है डायनेस्टीज नैरेटिव्स। ओके, नोट्स मैं बहुत जल्दी ही आपको प्रोवाइड करवाऊंगी क्योंकि नोट्स के बिना आपको लर्न भी नहीं होगा। वैसे वीडियो को आपको ध्यान से सुनना है और व्हेन एवर यू आर वॉचिंग वीडियो प्लीज ओपन योर बुक विच टॉपिक आई एम एक्सप्लेनिंग इन वीडियो। ओके, आर्कियोलॉजिकल सोर्स अब हम लोगों ने स्टार्ट कर दिया है। रिलीजियस भी, रिलीजियस जो सोर्स है वो थ्री डिवाइडेड है, ब्राह्मण, ब्राह्मण, सेकंड जो था वो था बुद्धिस्ट, और जो थर्ड था वो जैन, जैन लिटरेचर। तो ये तीन लिटरेचर थे। नॉन रिलीजियस में हमने हिस्टोरिकल बुक्स, प्योरली लिटरेरी ग्रंथ्स और रीजनल लिटरेचर और फॉरेन नैरेटिव्स को इंक्लूड किया था, फोर इसमें। डायनेस्टिक नैरेटिव्स में हमने सिर्फ डायनेस्टिक नैरेटिव्स किसे कहते हैं, यानी कि इसको वंशावली भी कहते हैं और इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, ये टॉपिक्स हम लोगों ने पढ़े थे। नाउ आई हैव एंड इन लास्ट वीडियो आई हैव स्टार्टेड आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस। आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस में हमने इंक्लूड किया था रिमेन्स, रिमेन्स यानी कि अवशेष जिसमें टूल्स वगैरह मिलते हैं, ऑर्नामेंट्स मिलते हैं, स्टोन टूल्स, ऑर्नामेंट्स, पॉटरी, रोड्स, ये सब चीज़ें रिमेन्स, इनकी स्टडी से ये भी आर्कियोलॉजिकल सोर्स में इंक्लूड होते हैं। सेकंड, रिकॉर्ड्स, रिकॉर्ड्स में इंक्लूड एग्जांपल जो हमने दिया था वो दिया था रॉक एडिक्ट ऑफ एलिफेंटा केव, एलिफेंटा केव्स के रॉक एडिक्ट, अशोका के रॉक एडिक्ट थे जो, एंड दूसरा था गौतमीपुत्र सातकर्णीज रॉक एडिक्ट। ये जो एग्जाम्पल्स थे ये थे रिकॉर्ड्स के एग्जाम्पल। रिकॉर्ड्स जो हैं उनका भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल होता है टू गेट इन्फॉर्मेशन अबाउट द हिस्ट्री। हिस्ट्री को अगर हमें जानना है तो रिकॉर्ड्स से भी हम लोगों को काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन मिलती है, और इन रिकॉर्ड्स से हम लोगों को इन्फॉर्मेशन मिलती है अबाउट द रूलर नेम एंड हिज रूलिंग पीरियड, उसकी फैमिली के बारे में और उसके प्रिंसिपल्स के बारे में भी। कॉइन्स एंड करेंसी भी हमने स्टार्ट कर दी थी कि कॉइन्स एंड करेंसी सील आर सिग्निफिकेंट इनफ टू टेल अस अबाउट द एंशिएंट हिस्ट्री ऑफ इंडिया, कि कॉइन्स और करेंसी जो है वो भी सिग्निफिकेंट रोल रखते हैं टू प्रोवाइड सिग्निफिकेंट और इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन अबाउट द हिस्ट्री। और जो कॉइन्स है जो हमें इंफॉर्मेशन मिलती है वो बिल्कुल एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन मिलती है। फिक्सेशन ऑफ डेट, कॉइन्स पर डेट मिंट होती है, डेट लिखी होती है, तो हमें पता चल जाता है ये कौन से टाइम का कॉइन है। सेकंड थिंग, उसके ऊपर रूलर का नेम भी होता है, तो हमें ये भी मालूम चल जाता है कि इस पीरियड के दौरान इस रूलर का क्या था, पावर था या फिर इसका जो था रूल था, और हमें उस रूलर की पिक्चर भी, इमेज भी उस पर मिंट होती है, तो उस रूलर के हम लोगों को पिक्चर भी मिल जाती है। नेम ऑफ रूलर, रूलर का नेम भी हमें मालूम चल जाता है।
एंड ट्रेड रिलेशन के बारे में भी मालूम चलता है कि अगर कोई कॉइन्स यानी कि अगर विदेशी कॉइन इंडिया में मिल रहे हैं तो इट मीन्स इंडिया का जो ट्रेड रिलेशन है वो विदेशों तक था। अब हम बात कर रहे हैं इपिटॉम्स एंड बिल्डिंग। दो जो हमारे आर्कियोलॉजिकल सोर्स बाकी रहे थे वो रहे थे, पेज नंबर आपको ओपन करना ही है, पेज नंबर 8। प्लीज़ प्लीज़ माय डियर चिल्ड्रन, जब भी आप वीडियो देख रहे हैं तो बुक ओपन ज़रूर करेंगे। और मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ मेरे सभी स्टूडेंट्स को कि कौन कौन बुक ओपन करके पढ़ रहा है और कौन कौन नहीं पढ़ रहा है। तो जो 4th नंबर का आर्कियोलॉजिकल सोर्स है वो है इपिटॉम्स। इपिटॉम्स एंड बिल्डिंग्स। इपिटॉम्स और बिल्डिंग्स का क्या मतलब है? बिल्डिंग्स तो हम समझते ही है, इपिटॉम्स का मतलब होता है सिंबल। सिंबल मतलब प्रतीक, इसको हिंदी में क्या कहेंगे बेटा? प्रतीक कहेंगे, यानी कि निशानी। अब हम स्टार्ट करते हैं कि इपिटॉम्स और बिल्डिंग क्या होते हैं। द आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस ऑफ हिस्ट्री इंक्लूड ऑल द रिमेन्स ऑफ ऑन ग्राउंड एंड अंडरग्राउंड। कि आर्कियोलॉजिकल सोर्स ऑफ हिस्ट्री, हम कौन सा टॉपिक चल रहा है? आर्कियोलॉजिकल सोर्स ऑफ हिस्ट्री चलता है। इसमें सभी अंडरग्राउंड और जो ऑन द ग्राउंड दोनों के ऊपर जो रिमेन्स है वो इंक्लूड किए जाते हैं। जैसे सपोज कीजिए कि आर्कियोलॉजिकल सोर्स ऑफ हिस्ट्री इंक्लूड, आर्कियोलॉजिकल सोर्स ऑफ हिस्ट्री में वो सभी रिमेन्स शामिल है जो अंडरग्राउंड है और ऑन द ग्राउंड है, यानी कि जो ज़मीन के ऊपर है। ऑन द ग्राउंड इसके अंदर हम लोग इंक्लूड कर सकते हैं बिल्डिंग्स लाइक स्तूपास, चैत्यास, टेम्पल्स एंड मोनास्ट्रीज मठ जिसे कहते हैं, जिसमें साधु संत रहते हैं। स्तूपास जिनकी जो बुद्धिस्ट मठ, जहाँ पर बुद्धिस्ट भिक्षु भिक्षुनी रहते हैं, स्तूपास यानी कि टेम्पल ऑफ बुद्धिस्ट, उसको स्तूपा कहते हैं। चैत्यास जैन टेम्पल्स, आश्रम्स, मोनास्ट्रीज, पैलेसेस, फोर्ट्स, आर्ट टॉम्स, इसमें बिल्डिंग्स में ये इंक्लूड किए जाते हैं। बिल्डिंग्स सच एज, हम लोग कैसे लिख सकते हैं? बिल्डिंग्स सच एज, किस तरह की बिल्डिंग बेटा? टेम्पल्स, टॉम्स यानी कि जो मज़ार या दरगाह वगैरह होती हैं। पैलेसेस, फोर्ट्स, स्तूपास, चैत्यास, मोनास्ट्रीज, बिल्डिंग सचेस, इस तरीके की बिल्डिंग्स प्रोवाइड अस वेरी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन ऑफ हिस्ट्री। कि ये जो इस तरीके की जो बिल्डिंग्स हैं इनसे हमें हिस्ट्री की बहुत ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन मिलती है। अब हमें ये बताना है कि हमें क्या क्या इंफॉर्मेशन मिलती है इस तरीके के रिमेन्स से। इस तरीके के रिमेन्स से या फ्रॉम दिस बिल्डिंग्स वी गेट इंफॉर्मेशन अबाउट द आर्ट एंड कल्चर। जब हम पैलेसेस, फोर्ट्स, टेम्पल्स, टॉम्स, स्टूपास, चैत्यास और मोनास्ट्रीज को देखते हैं तो सबसे पहले हमें उसकी आर्ट की इंफॉर्मेशन मिलती है कि किस तरह से इसकी उस टाइम पर कौन सी कला यूज़ में ली जाती थी, कैसा कल्चर था एंड सिविलाइजेशन, और हमें कल्चर और पॉलिटिकल लाइफ की भी इंफॉर्मेशन मिलती है। पॉलिटिकल लाइफ की तो फ्रॉम दीज रिमेन्स, इन रिमेन्स से हमें इंफॉर्मेशन मिलती है अबाउट आर्ट, कल्चर एंड पॉलिटिकल इंफॉर्मेशन। ओके, तो हम लोग जो भी सोर्स ऑफ हिस्ट्री पेपर में जब लिखेंगे या जिसके बारे में हम लिख रहे हैं तो हमें कुछ एग्जांपल्स भी देने और हमें ये भी क्लियर करना है कि व्हाट टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन वी आर गेटिंग फ्रॉम दीज सोर्सेस। जैसे कि मैंने आपको ये बताया था कि रिमेन्स, फर्स्ट जो हमारा आर्कियोलॉजिकल जो सोर्स था वो था रिमेन्स फाउंड थ्रू एक्सकेवेशन, यानी कि रिमेन्स जो कि एक्सकेवेशन के दौरान निकले। तो हमने ये बताया कि जो टूल्स हैं, जो स्टोन टूल्स जो मिलते हैं उनसे हमें प्रोग्रेस ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट के बारे में पता चलता है कि किस तरीके से उसने स्टोन एज यानी कि जो पाषाण युग था, जो पत्थर का युग था, उससे हमें अर्ली ह्यूमन की
सिविलाइजेशन और कल्चर के बारे में पता चलता है, और स्टोन टूल्स से हमें उनके डेवलपमेंट के बारे में पता चलता है। और जो ऑर्नामेंट्स हैं या फिर जो सिटी प्लानिंग जब हम लोग देखते हैं तो उससे हम लोगों के उनके डेवलपमेंट के बारे में तो पता चलता ही है, और ज्वेलरी और ऑर्नामेंट से हम लोगों के उनके इकोनॉमिक स्टेटस के बारे में पता चलता है। और जो सिंधु सरस्वती सिविलाइजेशन है उसकी इन्फॉर्मेशन टोटली रिमेन्स पर ही डिपेंड करती है। तो हमें, अब हमने कॉइन्स का एग्जांपल दिया कि कॉइन्स से हमें क्या क्या इन्फॉर्मेशन मिलती है, उसी तरीके से ही हमें एपिटॉम्स और बिल्डिंग्स से क्या क्या इन्फॉर्मेशन मिलती है। पहले तो हमने बताया कि बिल्डिंग्स, किस तरीके की बिल्डिंग्स, आर्कियोलॉजिकल सोर्स में कौन कौन सी बिल्डिंग को इंक्लूड किया जाता है। तो बिल्डिंग्स सच, ये सारी जो बिल्डिंग्स हैं इनको आर्कियोलॉजिकल सोर्स में, आर्कियोलॉजिकल सोर्स ऑफ हिस्ट्री में इंक्लूड किया गया है। एंड फ्रॉम दीज सोर्सेज और इन बिल्डिंग से हमें इंफॉर्मेशन मिलती है अबाउट द आर्ट, कल्चर एंड पॉलिटिकल ऑफ एंशिएंट हिस्ट्री। तो हमें एंशिएंट हिस्ट्री के, आर्ट के, कल्चर के और पॉलिटिकल लाइफ ऑफ दैट पीरियड, उस पीरियड के पॉलिटिकल लाइफ के बारे में पता चलता है। और साथ ही साथ हमें, जब हम मोहनजोदारो, हड़प्पा एंड मोहनजोदारो की सिविलाइजेशन और कल्चर के बारे में भी बिल्डिंग से मालूम चलता है। We come to know from the remains of the Devgiri, the temples inside the village, about the religious and cultural status of people। और हम लोगों को इन बिल्डिंग से रिलीजियस यानी कि धार्मिक और कल्चर स्टेटस के बारे में भी पता चलता है। यानी कि अगर हम किसी जगह पर चैत्यास देखते हैं या स्तूपास देखते हैं तो हमें क्या लगता है कि वहाँ के जो रूलर्स हैं, वहाँ के जो लोग हैं वो बुद्धिस्ट रिलीजन के फॉलोअर्स थे। अगर हम टॉम वगैरह देखते हैं तो हमें उनके मुस्लिम रिलीजन की इन्फॉर्मेशन मिलती है, और अगर हम टेम्पल्स देखते हैं तो उनके हिंदू रिलीजन की इन्फॉर्मेशन मिलती है। तो इस तरीके से हम इन बिल्डिंग से रिलीजियस इन्फॉर्मेशन भी मिलती हैं एंड कल्चरल स्टेटस। जो जितना सुंदर बना होगा तो हमें पता चलेगा कि उनका कल्चर क्या था, आर्ट स्टेटस के बारे में मालूम चलता है। वी नो द एक्सपेंशन ऑफ इंडियन कल्चर टू द साउथ ईस्ट एशिया, और फ्रॉम दीज एपिटॉम्स, इन सिंबल से, इन बिल्डिंग से हमें इंडियन कल्चर के एक्सपेंशन की भी इंफॉर्मेशन मिलती है। हम लोग देखते हैं कि जो कंबोडिया है, कंबोडिया में एक टेम्पल है एंड द टेम्पल्स ऑफ द बुरुबोदन जावा टेल अस द स्टोरी ऑफ इंडिया कॉलोनाइजेशन एंड कल्चर इन फॉरेन ट्रेडिशन। जब हम कंबोडिया या फिर जावा में टेम्पल्स देखते हैं तो इससे पता चलता है कि इंडियन जो रिलीजन है उसका एक्सपेंशन भी हुआ था। तो बड़ी सिंपल सी बात लिखनी है कि आर्कियोलॉजिकल सोर्स जो है, आर्कियोलॉजिकल सोर्स ऑफ हिस्ट्री, उसमें ऑन ग्राउंड और अंडरग्राउंड दोनों के रिमेन्स को इंक्लूड किया जाता है। और इस तरीके की बिल्डिंग से हमें हिस्ट्री की इन्फॉर्मेशन मिलती है। और हमें क्या इन्फॉर्मेशन मिलती है? अबाउट द आर्ट, कल्चर एंड पॉलिटिकल लाइफ ऑफ दैट पीरियड एंड अबाउट द रिलीजियस एंड कल्चरल स्टेटस, एंड वी ऑल्सो कम टू नो अबाउट द एक्सपेंशन ऑफ इंडियन कल्चर। इंडियन कल्चर के एक्सपेंशन की भी हम लोगों को नॉलेज मिलती है। क्यों? क्योंकि कंबोडिया और जावा में भी टेम्पल्स मिले हैं जो कि इस बात को प्रूफ करते हैं कि इंडिया का एक्सपेंशन या कल्चरल एक्सपेंशन इंडिया के बाहर भी हुआ था। अब हमारा जो फोर्थ है वो है आइडल्स, नहीं सॉरी फिफ्थ, ये फोर्थ था एपिटॉम्स एंड बिल्डिंग। अब हमारा जो फिफ्थ आर्कियोलॉजिकल सोर्स है वो है idols, sculpture and other arts। Sculpture and other art, अदर आर्ट पेंटिंग वगैरह जिसमें हम लोग इंक्लूड कर सकते हैं, और स्कल्पचर जिसमें मूर्ति बनाने की कला या स्टेचूज। तो ड्यूरिंग एक्सकेवेशन वेराइटीज ऑफ आइडल्स एंड द डिज़ाइंस ऑफ terracotta have been found that tell us about the social, religious and cultural life of those days। यानी कि इन स्टेचूज से, इन मूर्तियों से तो एक्सकेवेशन के दौरान बहुत सारी स्टेचूज निकली हैं, और इन स्टेचूज से हमें जो इन्फॉर्मेशन मिलती है वही सेम थिंग रिलीजियस, आर्ट और कल्चर की इन्फॉर्मेशन मिलती है ऑफ दैट पीरियड, उस जमाने की। और इसके साथ ही बिसाइड दिस ड्राइंग एंड पेंटिंग इज नेचुरल मीन्स ऑफ एक्सप्रेशन ऑफ ह्यूमन बीइंग ड्यूरिंग द प्री हिस्टोरिक टाइम। और जब प्री हिस्टोरिक टाइम, प्री हिस्टोरिक जो हिस्ट्री पीरियड है वो 3 पार्ट में बांटा गया है। एक तो जो हिस्ट्री, ठीक है, उसके बाद में प्रोटोक हिस्ट्री और प्री हिस्ट्री। प्री हिस्ट्री जब मैन को राइट करना नहीं आता था, लिखना नहीं आता था,
तो वो जो अपने एक्सप्रेशन हैं वो ड्राइंग के ज़रिए निकालता था। तो ड्राइंग से हम लोगों को ह्यूमन बीइंग के एक्सप्रेशन की इन्फॉर्मेशन मिलती है, उनके फीलिंग की एक्सप्रेशन मिलती है। वो लोग जो ड्रॉ करते थे वो करते थे द वे ऑफ हंटिंग, द वे ऑफ प्रोड्यूसिंग फायर, कि वो जब गुफा में जब रहते थे अर्ली ह्यूमन, तो वो केव्स में बैठे बैठे ड्रॉ कर लेते थे, पेंटिंग ड्रॉ करते थे। और इस पेंटिंग ड्रॉ में कोई अच्छे अच्छे सुंदर सुंदर फ्लावर्स या कोई बिल्डिंग्स की पेंटिंग नहीं बनाते थे, ये पेंटिंग बनाते थे कि हाउ टू हंटिंग, हंटिंग कैसे करते हैं, शिकार कैसे करते हैं, या फिर आग को कैसे प्रोड्यूस किया जाता है, इस तरीके की वो पेंटिंग बनाते थे ताकि आने वाली जनरेशन को क्या मिल सके, इन्फॉर्मेशन मिलती। और जब हम भी ये पेंटिंग देखते हैं तो हमें पता चलता है कि अर्ली ह्यूमन क्या करता था, हंटिंग करता था। ठीक है, तो हम लोग जो ड्राइंग एंड पेंटिंग इज़ अ नेचुरल मीन्स, नेचुरल मीन्स यानी कि एक प्राकृतिक संसाधन है ऑफ एक्सप्रेशंस ऑफ ह्यूमन बीइंग ड्यूरिंग द प्री हिस्ट्री टाइम। और इसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें वी फाउंड सच रॉक आउट एग्जाम्पल इन प्लेंटी इन साउथ ईस्ट राजस्थान, इन नॉर्थन राजस्थान, इन द शेखावटी रीजन। और इस तरीके के प्लेंटी सोर्स इन्फॉर्मेशन मिलते हैं, इस तरीके के रॉक आउट एग्जाम्पल्स मिलते हैं हम लोगों को राजस्थान में भी। एंड भीमबेटका एंड द पंचमैदिया इन मध्य प्रदेश, ये एक जगह का नाम है भीमबेटका एंड द पंचमदी, मध्य प्रदेश वेरी इंपॉर्टेंट प्लेस इन दिस एस्पेक्ट। तो इस तरीके से और कौन कौन सी अजंता एलोरा जो के उसकी जो पेंटिंग्स है, तो हमें इन चीज़ों से भी अर्ली ह्यूमंस के कल्चर और उनके लाइफस्टाइल के बारे में इंफॉर्मेशन मिलती है। तो स्कल्पचर से हमें क्या इंफॉर्मेशन मिली, स्कल्पचर्स और आइडल्स जो कि एक्सकेवेशन के दौरान हमें मिले थे, रिलीजियस कल्चरल अचीवमेंट और उनके स्टेटस के बारे में इंफॉर्मेशन मिलती है। अदर आर्ट में हम लोग इंक्लूड करते हैं पेंटिंग की, जो पेंटिंग है इससे हमें इंफॉर्मेशन मिलती है अबाउट द लाइफस्टाइल ऑफ ह्यूमन, अर्ली ह्यूमन, अर्ली ह्यूमन के यानी कि आदि मानव के लाइफस्टाइल की इन्फॉर्मेशन मिलती है। लाइक अजंता एलोरा के पेंटिंग्स इसका एग्जांपल है कि और इस पेंटिंग्स में वो ड्रॉ करते थे वे ऑफ हंटिंग इन वे ऑफ प्रोड्यूसिंग फायर। तो लाइक दिस वी हैव कंप्लीटेड सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन या सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री। सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री के दोनों ही हम सोर्स हमने कंप्लीट कर लिए हैं। ये टू सोर्सेज कौन कौन से थे बेटा, लिटरेरी सोर्स एंड आर्कियोलॉजिकल सोर्स। लिटरेरी सोर्स 3 पार्ट में डिवाइडेड थे, ये कौन कौन से थे, रिलीजियस, नॉन रिलीजियस एंड डायनेस्टिक नरेटिव्स। रिलीजियस भी 3 पार्ट्स में थे, बुद्धिस्ट, जैन और ब्राह्मण लिटरेचर। और जो नॉन रिलीजियस थे उसमें सबसे पहले था हिस्टोरिकल बुक्स थी, फिर प्योरली लिटरेरी बुक्स थी, उसके बाद में रीजनल लिटरेचर और फॉरेन नरेटिव्स, और जो हमारा जो थर्ड था वो था डायनेस्टिक नरेटिव्स। आर्कियोलॉजिकल सोर्स में भी हमने 5 सोर्सेज को इंक्लूड किया। रिमेन्स फाउंड ड्यूरिंग एक्सकेवेशन, कौन कौन से रिमेन्स मिलते हैं, ऑर्नामेंट्स, टूल्स, पॉटरी, स्टोन टूल्स, इस तरीके के रोड्स, ये सब चीज़ें किसमें मिलती हैं, एक्सकेवेशन के दौरान। रिकॉर्ड्स में हमने एग्जांपल्स दिए थे, अशोका का रॉक एडिक्ट ऑफ हाथी गुम्फा, और अशोका का जो रॉक एडिक्ट था वो कहाँ का था, एलिफेंटा केव में। और दूसरा जो रिकॉर्ड था, सॉरी और जो दूसरा रिकॉर्ड था वो था गौतमीपुत्र सतकर्णी का नासिक रिकॉर्ड। इसके बाद में हमने पढ़ा कि भाई रॉक एडिक्ट्स जो अशोका के रॉक एडिक्ट्स थे वो खरोष्ट ब्राह्मी स्क्रिप्ट में थे, और रुद्रदमन का जूनागढ़ रॉक एडिक्ट से भी हमें रुद्रदमन के बारे में इंफॉर्मेशन मिलती। कॉइन्स से भी हमें उनके इकोनॉमिक स्टेटस की इन्फॉर्मेशन मिलती है, डेट की इन्फॉर्मेशन मिलती है, ट्रेड रिलेशन की इन्फॉर्मेशन मिलती है, इपिटॉम्स और बिल्डिंग्स में क्या क्या इंक्लूड करते हैं और उसे क्या इन्फॉर्मेशन मिलती है। आइडल स्कल्पचर से हमें एंशियंट टाइम के या हिस्ट्री के किसी भी पीरियड के रिलीजियस, आर्ट और कल्चरल स्टेटस के बारे में पता चलता है। और जो अदर ड्राइंग है लाइक पेंटिंग वगैरह से उससे अर्ली ह्यूमन या प्री हिस्टोरिक टाइम के ह्यूमन के लाइफस्टाइल के बारे में इंफॉर्मेशन मिलती है। नाउ जो टॉपिक हम लोग अब स्टार्ट करने वाले होंगे वो होंगे अचीवमेंट्स ऑफ ग्लोरियस इंडिया। अचीवमेंट्स ऑफ ग्लोरियस इंडिया। इस टॉपिक में हम ये पढ़ेंगे कि जो हमारा ग्लोरियस इंडिया था, यानी कि जो हमारा स्वर्णिम यानी कि गोल्डन जो इंडिया था, उसके क्या क्या अचीवमेंट थी, या एंशिएंट इंडिया में हमारे जो एंसेस्टर्स थे उन्होंने क्या क्या अचीव किया जो कि वर्ल्ड में
इसी वजह से हमारा इंडिया वर्ल्ड में ग्लोरियस कहलाया था। तो पहले तो हमने ग्लोरियस इंडिया की इन्फॉर्मेशन हमें किन से मिलती है, उन सोर्सेज के बारे में पढ़ा। अब जो हम पढ़ने वाले हैं वो है अचीवमेंट्स ऑफ ग्लोरियस इंडिया। ये हम स्टार्ट करेंगे टुमारो, एंड वीडियो लाइक करना है, चैनल सब्सक्राइब करना है। टिल देन बाय बाय।